और 9 बजे 9 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका। सबसे पहले खबर आपको दिल्ली से बताएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे परीक्षा पे चर्चा। 2 करोड़ छात्रों को देंगे परीक्षा का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बताएंगे कि एग्जाम का जो स्ट्रेस है उसे दूर कैसे किया जाए। तनाव को दूर करने के उपाय बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुबह 11 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। 2 करोड़ छात्रों को देंगे परीक्षा का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस दौरान तमाम छात्रों से मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हें मोदी मंत्र देंगे किस तरह से तनाव से दूर रहा जाए। चूंकि अभी एग्जाम नजदीक है, परीक्षाएं पास है, ऐसे में छात्र जो हैं एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस दौरान तनाव से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार उन्हें मंत्र देते हैं, उनसे बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि तनाव से किस तरह से दूर रहा जाए। तैयारी करनी तो जरूरी है ही, लेकिन तनाव से बचना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जिस एफिशिएंसी से आप काम करते हैं उसे कम कर देता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से बातचीत करेंगे, मुखातिब होंगे और परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इन छात्रों से 2 करोड़ छात्र हैं जिन्हें परीक्षा का मंत्र मिलने वाला है और इस कार्यक्रम में अभिभावक भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ कुछ टीचर्स भी मौजूद रहेंगे छात्रों के साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को मोदी मंत्र देते हुए नजर आएंगे। परीक्षा पर चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कंपटीशन तो है ही, तैयारी करनी ही पड़ेगी, लेकिन आप तनाव से बचें, स्ट्रेस से बचें। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, दबाव होता है छात्रों पर, तो कई बार इस तरह की गलतियां भी वो कर जाते हैं जो उनके जीवन पर भारी पड़ जाती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार ये कोशिश करते हैं कि परीक्षा से पहले वो छात्रों से मुखातिब हों, उनसे बातचीत करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से बातचीत करेंगे, परीक्षा पे चर्चा करेंगे और छात्रों को देंगे परीक्षा का मंत्र। बड़ी संख्या में बच्चे, टीचर और पेरेंट्स शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। लाखों की संख्या में वर्चुअली कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। नई दिल्ली के मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन होगा और सुबह 11 बजे से शुरू होगी परीक्षा पे चर्चा। एग्जाम स्ट्रेस को मात देने के तरीकों का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2024 में परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण है, जिसमें हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम छात्र इस दौरान मौजूद रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, मुखातिब होंगे और उन्हें बताएंगे कि कंपटीशन तो है, तैयारियां तो करनी ही है परीक्षा की, लेकिन आपको तनाव से बचना होगा, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही युवाओं को प्रेरित करने के लिए जाने जाते हैं और छात्रों से भी वो अक्सर बात करते हुए देखे जाते हैं। और इस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका मनोबल बढ़ाते हुए नजर आएंगे, स्ट्रेस दूर करने के उपाय उन्हें बताएंगे, प्रोत्साहित उन्हें करेंगे। और हमारे साथ आनंद कुमार सिंह जुड़ चुके हैं दिल्ली से, हमारे सहयोगी। आनंद, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से मुखातिब होंगे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए, आज ये प्रोग्राम दिल्ली के भारत मंडपम में होगा, जहां 3000 छात्र अपने टीचर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ भारत मंडपम में आएंगे और देश के अलग अलग हिस्सों में जो स्कूल्स हैं उसमें भी लगभग 2 करोड़ लोग इससे सीधे वर्चुअली जुड़ेंगे। तो आप इसका पैमाना खुद समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम एग्जाम में जो स्टूडेंट्स में स्ट्रेस आ जाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस पे वो सीधा देखा जाता है, उस स्ट्रेस को दूर करेंगे और कहीं ना कहीं तमाम बच्चों को वो मोदी मंत्र देंगे कि जिंदगी में सफल होने के पैमाने क्या है और इससे आगे हम इस स्ट्रेस को बढ़ाने के बाद परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इसकी, तो आप देखिए लगातार 2018 से ये मोदी कहीं ना कहीं परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं और यही कारण है कि कुछ दिन पहले ही जैसे इस प्रोग्राम को लेकर तमाम चीजें का ताना बाना बुनना शुरू हुआ, तभी प्रधानमंत्री ने बोला था अपने एक बयान में कि मैं परीक्षा पे चर्चा का इंतजार खुद करता हूं, क्योंकि मैं सीधे उन देश के भविष्य से बात कर सकता हूं उस दौरान जो देश का भविष्य तय करते हैं। और यही कारण है कि खुद पीएम इसको आते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं और तमाम मंत्र उन स्टूडेंट्स को देते हैं जो आगे जाके कहीं ना कहीं देश का भविष्य उज्जवल करते हैं और आगे बढ़ाने को लेकर लगातार हर चीजों के बारे में समझाया जाता है और बताया जाता है कि स्ट्रेस के बाद परफॉर्मेंस में सीधा असर पड़ता है और कहीं ना कहीं वही कारण होता है कि स्टूडेंट कई बार ऐसी गलती कर जाते हैं जिसको उनको नहीं करना चाहिए था।
इसके चलते लगातार 2018 से चीजें चल रही हैं और आगे भी प्रधानमंत्री लगातार इस पे आज जो चर्चा करेंगे वो 11 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें 3000 स्टूडेंट और टीचर्स लगभग भारत मंडपम में होंगे और 2 करोड़ के लगभग देश के अलग अलग राज्यों में ये शामिल होंगे। स्कूल बिल्कुल। से आनंद, तमाम आपने बच्चे भी ज़िक्र जुड़ेंगे। किया कि प्रधानमंत्री, कई बार लोग जो बच्चे जो है इस तरह की गलतियाँ कर जाते हैं, ज़्यादा जब दबाव उनके ऊपर होता है, स्ट्रेस होता है, तो ये भी देखा गया है पिछले संस्करणों में कि प्रधानमंत्री कहते नज़र आए हैं कि सभी टॉपर्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी अपने-अपने क्षेत्र में बेहतर हो सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं बड़ा मैसेज जाता है उन तमाम छात्रों को जो कि कॉम्पिटिशन में कहीं न कहीं हिस्सा लेते हैं, लेकिन शायद वो उतना अचीव नहीं कर पाते और स्ट्रेस का ज़्यादा शिकार होते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आप तमाम चीजें देखिए, आज का भी इतिहास आप देखेंगे तो कई ऐसे बिलियनरेज हैं जो पढ़ाई के अगर आप पैमाने देखें तो वो बहुत पीछे रह चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कंपनी बनाई और आज वो कंपनी बिलियन बिलियन में कमा रही है, मिलियन में कमा रही है। तो हर एक व्यक्ति टॉपर नहीं हो सकते, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिंदगी के पैमाने कुछ और होते हैं। तो यही चीज तमाम चीजें पीएम बताएंगे कि जरूरी नहीं है कि आप टॉपर्स हैं तभी आप जिंदगी में सक्सेसफुल है। आप तमाम चीजें को धीरे धीरे कहीं ना कहीं चीजें आप इंप्रूव करेंगे तो हो सकता है आप आगे अच्छा कर सकते हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री भी लगातार स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपको अपना बेस्ट देना है, अपनी जिंदगी में अपना सबसे सर्वोच्च चीजें करनी है जिससे आप इंप्रूव कर सके, ना कि आप नंबर 1 आ सके, नंबर 2 आ सके। क्योंकि पढ़ाई के पैमाने कुछ और होते हैं, जिंदगी के पैमाने कुछ और होते हैं। यही कारण है कि तमाम चीजों को लेकर सताना बुना बुना जाता है और बताया जाता है कि चीजें जरूरी नहीं कि अव्वल करने वाला ही जिंदगी में अव्वल अव्वल आएगा। जी बिल्कुल। और आनंद, देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको भी लेकर भी तमाम तरह की वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करें, नेताओं से बातचीत करें, लेकिन कितने एक्टिव हैं अभी, चूंकि परीक्षाएं नजदीक है, ऐसे में छात्रों से बात करना भी नहीं भूल रहे। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो आप देखिए पीएम के साथ साथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर गुवाहाटी, गुवाहाटी से लेकर मध्य प्रदेश, भोपाल, तमाम जगह देखेंगे लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी भारत के यूथ से बात की थी और उसके बाद आप परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। दरअसल आप देखिए तमाम चीजें कहीं ना कहीं अपना दायित्व, देश का भविष्य और अपना लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी का काम, तमाम चीजों को लेकर पीएम एक साथ चल रहे हैं आगे। तो यही कारण है कि लगातार आप देखेंगे कि पीएम कहीं पॉलिटिकल काम कर रहे होते हैं, कहीं सरकार का काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों से बात कर रहे होते हैं। तमाम चीजों को लेकर इतना आसान नहीं है और यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि दिन में 18 घंटे वो काम करते हैं और काम करने का तमाम चीजें देखेंगे कि आप अगर सुबह से लेकर शाम तक मोनिका जी देखें टीवी तो कहीं ना कहीं आपको 2-3 घंटे वो पीएम दिख जाते हैं टीवी पे काम करते हुए और उसके साथ जो ऑफ द कैमरा काम होता है वो लगातार चलता रहता है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम लगातार एक्टिव है, पार्टी के काम को लेकर एक्टिव है, सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि एग्जीक्यूटिव तौर पर एचओडी है वो, तो वो काम भी आगे कर रहे हैं। तमाम चीजों को आप एक साथ देखिए, कहीं ना कहीं पीएम तीनों चीजों को अपनी जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जहां देश के भविष्य, पार्टी का भविष्य और तमाम चीजें लोकसभा चुनाव को लेकर आप तमाम चीजें देख सकते हैं कि पीएम खुद आगे सबसे पहली कतार में खड़े मिलते हैं। जी बिल्कुल। और उनके इसी एक्टिव के रहने का जो है नतीजा हम देख रहे हैं आनंद, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है। अभी देखिए बच्चे भी इस संस्करण का, जिस तरह से बच्चों से बातचीत करते हैं, मुखातिब होते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, वो भी इस पल का इंतजार करते हैं हर साल। बिल्कुल, ये तमाम डाटा आपको बताएंगे कि जब इसकी पहली शुरुआत 2018 में हुई थी तब 22,000 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था। जो कल एमओएस एजुकेशन सुभाष सरकार ने तमाम चीजें मीडिया के सामने बताई हैं कि पहले शुरुआत के साथ साथ हम लोगों ने कैसे कैसे कदम आगे बढ़ाए हैं और अब धीरे धीरे ये चीज कहीं ना कहीं 2 करोड़ लोगों तक यानी 2 करोड़ बच्चों तक सीधे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आगे बढ़ रही है। बच्चे पीएम मोदी से डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा हो रहा है। यही कारण है कि लगातार रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट यानी एजुकेशन लगातार कोशिश कर रही है। तमाम मंत्री जिसमें धर्मेंद्र प्रधान है, सुभाष सरकार है और बाकी तमाम चीजें लोगों को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं कि सीधे बच्चे पीएम मोदी से बात कर सके, अपना स्ट्रेस दूर कर सके और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर आप देखिए भारत की परफॉर्मेंस में भी पड़ रहा है। बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं और यही कारण है कि लगातार रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है। और इस प्रोग्राम की अगर आप बात की जाए तो बच्चे सुनते हैं, उनके टीचर सुनते हैं, उनके पेरेंट्स सुनते हैं, तो ये तमाम चीजों को लेकर ये कहीं ना कहीं भारत के भविष्य को आगे बढ़ा रहा है और स्ट्रेस कम और कहीं होने ना के कहीं बाद रोल मॉडल मानने लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ना सिर्फ युवा बल्कि छोटे बच्चे भी, स्कूली छात्र भी। इसमें दो राय कोई नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार आप देखिए पीएम की फॉलोइंग आप देखिए, बच्चों से पूछिए तो आज छोटे छोटे बच्चों से पूछिए तो वो पीएम को जानते हैं और देश के अगर आप सर्वोच्च या वरिष्ठ नागरिक से पूछे वो ज्यादातर लोग पीएम सबको जानते हैं। तो ये पैमाना आप देखिए बाकी नेताओं में नहीं होता कि बच्चा भी आपको जाने और देश का सबसे वरिष्ठ नागरिक
यानी जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी आपको जाने, और इतना ही सुनने को आतुर रहे, इतना ही देखने को आपको आतुर है। इसमें कोई दायरे, कई बार विजुअल्स आए हैं जिसमें खुद एक छोटे बिल्कुल। छोटे बच्चे प्रधानमंत्री को बोलते हैं पीएम मोदी। जी। तो ये आप उनकी पॉपुलैरिटी को समझ सकते हैं कि खुद बच्चे तमाम चीजों को लेकर अभी से पीएम को जानने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें उस अनुरूप घूमी है कि जो तमाम लोग, तमाम बच्चे और सीनियर सिटीजन और हमारी तरह आपकी हमारी उम्र के लोग तो पीएम को जानते हैं, सुनना चाहते हैं, उनकी विचारधारा देखना चाहते हैं। और यही कारण है ये तमाम प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं उसमें मदद मिलते हैं कि बच्चों को पीएम कैसे बात करते हैं, उनके बिल्कुल, साथ और कैसे बच्चों का रूबरू होते हैं। इंतजार और भी आप कुछ ही तमाम देर में खत्म होगा। शुक्रिया आनंद, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। और बिहार में एंट्री करेगी राहुल गांधी की यात्रा। पश्चिम बंगाल से बिहार में प्रवेश करेगी यात्रा। बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से यात्रा शुरू हो रही है और किशनगंज से अशफाकुल्ला खान स्टेडियम तक पदयात्रा जो है ये जारी रहेगी और स्टेडियम में होगा झंडा सौंपने का समारोह। बिहार में कांग्रेस की कार, बस और पदयात्रा। जी हां, पश्चिम बंगाल से बिहार में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की यात्रा। बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके बाद इसे बिहार में प्रवेश करना है। जाहिर है राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बिहार में जो गठबंधन है, महागठबंधन, वो अब टूट चुका है और अब बिहार में एंट्री करेगी राहुल गांधी की यात्रा, जिसकी शुरुआत मणिपुर से हो चुकी है। मणिपुर, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और अब बिहार में यात्रा पहुंच रही है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी हमें उम्मीद थी कि तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा राहुल गांधी की यात्रा को। और देखिए, असम में भी एफआईआर दर्ज हुई थी राहुल गांधी की यात्रा पर, यानी कहीं ना कहीं विवादों का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलों का सामना करना है। लेकिन इस बीच कांग्रेस लगातार उम्मीदें लगाए बैठी है कि लोगों तक संवाद करना है, लोगों से संवाद करना है, अपनी बात पहुंचानी है, पार्टी के मोटिव और विजन के बारे में लोगों को बताना है कि कांग्रेस पार्टी कैसे एक वैकल्पिक पार्टी के तौर पर उभर सकती है अगर लोगों का साथ मिले। और इसी के मद्देनजर राहुल गांधी की यात्रा जो है वो लगातार जारी है, जिसका समापन मार्च में होगा। तो पश्चिम बंगाल से बिहार के किशनगंज से प्रवेश करेगी। किशनगंज के बाद यात्रा अररिया पहुंचेगी। अररिया में आज रात्रि विश्राम करेंगे राहुल गांधी। अररिया के यादव कॉलेज परिसर में पड़ाव होगा और 30 जनवरी को यात्रा पूर्णिया पहुंचेगी और पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। पूर्णिया के बाद कटिहार में यात्रा प्रवेश कर जाएगी। कटिहार के कोड़ा प्रखंड में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल गांधी। 31 जनवरी की अगर बात करें, 31 जनवरी को कटिहार से पश्चिम बंगाल के मालदा में यात्रा फिर प्रवेश करेगी। 3 दिन में सीमांचल के 4 जिलों में यह यात्रा जो है वो जारी रहेगी। तो राहुल गांधी की यात्रा जो है आज पश्चिम बंगाल से बिहार में प्रवेश कर रही है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम राहुल गांधी का मणिपुर से यात्रा की शुरुआत हुई थी और महाराष्ट्र के मुंबई में इसका समापन होना है। और इसी यात्रा के दौरान अलग अलग खबरें सुनने को मिल रही हैं, अलग अलग चुनौतियां राहुल गांधी को उनका सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने जिस तरह से पहले भी कहा कि पब्लिसिटी चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन पब्लिसिटी है। उन्होंने आरोप भी लगाया सरकार पर कि उनकी यात्रा को ठीक से निकलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार है। और दिल्ली से कंचन कनौरिया जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कंचन, अब राहुल गांधी की यात्रा जो है बिहार पहुंच रही है और बिहार में भी चुनौतियां कम नहीं है, महागठबंधन टूट चुका है। कंचन, आप आवाज सुन पा रही हैं हमारी? चलिए, कंचन से हम संपर्क करने का फिर से प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बताएं इस बीच पश्चिम बंगाल से बिहार में प्रवेश करना है राहुल गांधी की यात्रा को, जिसमें कांग्रेस की कार, बस और पदयात्रा भी की जाएगी। बिहार में एंट्री करेगी राहुल गांधी की यात्रा, जो कि मणिपुर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इस यात्रा का मकसद है, कांग्रेस की यात्रा का मकसद है लोगों से संवाद करना। देखिए, राहुल गांधी की जो ये यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस ने निकाली थी, जिसका फायदा उन्हें विधानसभा चुनावों में देखने को मिला था। और कुछ ऐसी ही उम्मीद एक बार फिर से की जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है
ऐसे में पार्टी चाहती है कि वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, संवाद करें और इसीलिए तमाम राज्यों और जिलों से होकर ये यात्रा जो है निकाली जा रही है और इस यात्रा में बड़े पैमाने पर कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हैं। तमाम कार्यकर्ता जो है वो राहुल गांधी के साथ जुटे हुए हैं। जब मणिपुर से यात्रा की शुरुआत हुई थी तो काफी स्वागत सत्कार हुआ था राहुल गांधी का और उसके बाद बीच में कई बार विवादों का सामना भी करना पड़ा, चुनौतियां भी देखने को मिली। इस बीच क्राउड फंडिंग की बात भी सामने आई। कांग्रेस ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सामने आए और कांग्रेस को फंड करे, पार्टी को फंड करे। और अब ये यात्रा जो है आगे की तरफ बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल से बिहार में यात्रा को प्रवेश करना है। तो कार बस की यात्रा होगी, पदयात्रा भी होगी। और कंचन कनौजिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कंचन, राहुल गांधी की चुनौती कम नहीं हुई है, बिहार में यात्रा प्रवेश करी, लेकिन महागठबंधन जैसे कि टूटा है, ऐसे में उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पर चुनौती काफी ज्यादा होगी। बाद नीतीश कुमार के जाने के बाद राहुल गांधी की ठीक अगले दिन आज यात्रा का प्रवेश बिहार से हो रहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल के किशनगंज बॉर्डर पे फरहान गोला से आज यात्रा शुरू की जाएगी। देखिए 4 दिन ये यात्रा बिहार में रहेगी, 7 जिलों को कवर करेगी, 425 किलोमीटर यात्रा 4 दिनों में पूरा कवर करेगी। देखिए ये बहुत ही अहम हो जाता है जब नीतीश कुमार जो एक संयोजक बनने दावेदार बने हुए थे और अचानक से उनका गठबंधन से अलग हो जाना और एनडीए में शामिल हो जाना एक अलग ही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का लगातार हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है, उनका कहना है कि नीतीश कुमार के जाने से हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि अब हम ज्यादा से ज्यादा सीट पर अपनी दावेदारी कर सकते हैं और अब हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए कंचन, बहुत सारी उम्मीदें थी राहुल गांधी को अपनी इस यात्रा से। जैसे कि शुरुआत हुई मणिपुर से, शुरुआत में कई जगह उन्हें जो है स्वागत भी हुआ उनकी इस यात्रा का, लेकिन कई जगह विवादों का सामना भी करना पड़ा। जैसे कि असम में हमने देखा एफआईआर दर्ज हुई उससे पहले, उसके बाद पश्चिम बंगाल में वहां पर भी टीएमसी ने जिस तरह से कह दिया कि अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में लगता है कि यहाँ पर चुनौती तो होंगी ही, राहुल गांधी कितना भी मना क्यों ना कर दें। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी का पहले मणिपुर में जाना और वहां पे जिस प्रकार से कार्यक्रम को लोगों का, जनता का प्यार मिला था, लेकिन फिर उसके बाद अचानक से असम में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाना और तमाम तरीके के एलिगेशन लगना और फिर लेकिन राहुल गांधी आप देखेंगे कि लगातार पूरा जब से यात्रा शुरू हुई है वो बेहद ही सकारात्मक है। अपनी पूरी यात्रा को लेकर उन्होंने लगातार यही हमला किया है केंद्र सरकार और भाजपा पर कि आप कितना भी हमें रोकने की कोशिश कर लीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। और लगातार राहुल गांधी इसी फॉर्मूले पर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, पार्टी अध्यक्ष ने कहा था कि नीतीश कुमार का जाने के बारे में हमें पहले से ही खबर थी और इसी को लेके हमने उन्हें कन्वीनर भी नहीं बनाया था। देखिए कहीं ना कहीं उनके सूत्रों के अनुसार उन्हें पूरी खबर थी कि नीतीश कुमार पहले से ही तैयार हैं। जिस प्रकार की नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं थी प्रधानमंत्री पद को लेकर और एक राष्ट्रीय राजनीति में एक इंडिया गठबंधन में कन्वीनर के, संयोजक की पोस्ट को लेकर कहीं ना कहीं उनके प्रधानमंत्री को लेकर महत्वाकांक्षाएं थी। फिर अचानक से ममता बनर्जी का एक चौथी बैठक कंचन, पूर्णिया में राहुल गांधी का संबोधन भी होना है कि यहाँ पर कुछ उम्मीद कर सकते हैं, वो कुछ कहें महागठबंधन को लेकर। प्रधानमंत्री के तौर पर दे देना और केजरीवाल का जी देखिए पूर्णिया में राहुल गांधी का संबोधन होना है लगातार और जो बाकी पार्टी है आरजेडी से तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये सभी वहां पे ये इस प्रकार की खबरें हमारे पास, ये सभी मौजूद रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार को भी वहां रहना था, लेकिन अब जिस प्रकार से 4 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर एक संबोधन है तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ जिस प्रकार से एनडीए में शामिल हुए हैं तो वहां मौजूद रहेंगे। एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो उसमें भी होना लाजमी है, उनका प्रोटोकॉल है वो वहां पे मौजूद रहना। लेकिन अब वो खुली तौर पर एनडीए में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी पूर्णिया में चलिए कंचन, शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में नई सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है आज सुबह 11:30 बजे। कैबिनेट की पहली बैठक है और कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। चूंकि 9वीं बार शपथ लेने के बाद पहली बैठक है ये नीतीश कुमार की, जिसमें जो है कैबिनेट बैठक है जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सुबह 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और कैबिनेट की ये पहली बैठक है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 9वीं बार शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार पहली बैठक ले रहे हैं। कल सुबह इस्तीफा दिया था उन्होंने पिछली सरकार में और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ और बिहार में नई सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक है जिसका वक्त रखा गया है सुबह 11:30 बजे का। और इस बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। एनडीए सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक है। बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बना ली है और आज हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, ये भी कहा जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11:30 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। दोनों उप मुख्यमंत्री समेत 8 मंत्री इस दौरान शामिल होंगे। विधानमंडल का सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर इस दौरान लग सकती है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 3 मंत्री बीजेपी के हैं, 3 मंत्री जेडीयू और एक एचयूएम और एक निर्दलीय शामिल हैं। और आज जो है नई सरकार की कैबिनेट बैठक हो सकती है जिसका वक्त रखा गया है सुबह 11:30 बजे का। और इस बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो पिछली सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन तोड़ चुके हैं, उससे बाहर आ चुके हैं और उसके बाद एनडीए में शामिल हो गए हैं। नई सरकार बना ली है उन्होंने। कल सुबह इस्तीफा दिया था रविवार को और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ जहां पर नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली और आज कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। और हमारे साथ राजीव मोहन जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी हैं। राजीव, क्या अपडेट है आपके पास? आज चूंकि पहली कैबिनेट बैठक होनी है नई सरकार की। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार की जो नई सरकार बनी है उसकी आज पहली बैठक है और पहली ही कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। ऐसी चर्चा है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है, निर्णय लिया जा सकता है और हो सकता है कि आज ही फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। उसके अलावा जो है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष है उनको भाजपा की तरफ से एक नोटिस थमाई गई है अविश्वास प्रस्ताव का, तो इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा विधानमंडल का जो सत्र बुलाया जाना है उस पर चर्चा होगी, क्योंकि इसमें ऐसे 5 फरवरी से विधानमंडल सत्र जो बजट सत्र होना था उसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन चूंकि बीच में ये सरकार चली गई है और एनडीए की सरकार आई है और अवध बिहारी चौधरी जो कि विधानसभा अध्यक्ष उनको नोटिस थमाई गई है अविश्वास प्रस्ताव का। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो नोटिस जो पीरियड होता है उसके बाद तकरीबन 14 दिनों का गैप होता है, तो 14 दिनों के बाद ही विधानमंडल सत्र की बैठक हो सकती है। तो ये तकरीबन आगामी 12 फरवरी को जाके फिर जो है विधानमंडल सत्र बुलाए जाने की संभावना जताई जा रही है। तो इस तरह से इन 3-4 बिंदुओं पर आज बैठक होनी है। महाअभिवक्ता का मनोनयन होगा, उसके साथ ही ये सारी कार्रवाइयां होगी। तो ये राजीव, क्या कोई उम्मीद है किसको, आप क्या इस बारे में कुछ पता है आपको कि किसको क्या प्रभार मिल सकता है, क्या जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? देखिए, कल से लेकर हम लोग इस खबर के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी को पोर्टफोलियो नहीं मिला है और ऐसा कहा जा रहा है कि आज जो कैबिनेट बैठक होगी और बैठक के बाद ही ये तय होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अभी जो मंत्री लिए हैं उसमें कई अभी सारे मंत्रियों का बाकी दोनों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कोटे के मंत्री को बनना है, इसलिए अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट बैठक के बाद जरूर पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा, विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, और जिस तरह से कल शपथ ली है मंत्रियों ने, हमने देखा कि क्या जातीय समीकरण बैठाए हैं नीतीश कुमार की तरफ से। देखिए, बिल्कुल जो ये तो पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि जो जातीय गणना हुई
गणना के बाद जो इस बार का मंत्रिमंडल होगा वो बिल्कुल अलग होगा। आप देखिए जिस तरह से डिप्टी सीएम को लेकर के चर्चा हो रही थी कि सुशील मोदी बनाए जाएंगे या एक ही उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जी लास्ट आवर में ये हुआ कि नहीं, दो उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें एक मुख्यमंत्री आप देखिए एक स्वर्ण जाति से आते हैं, जो विधानसभा के जी पूर्व स्पीकर हैं विजय कुमार सिन्हा। उसके अलावा सम्राट चौधरी जो है अति पिछड़ा से आते हैं। तो एक समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए आपका। तो समीकरण बैठाने की भरसक कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, सीएम योगी का अयोध्या दौरा होना है। दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे, राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे और विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ अहम बैठक में भाग लेंगे और बैठक में भक्तों के सैलाब पर चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर समीक्षा भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद 23 जनवरी से आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए मंदिर के कपाट खुल गए और उसके बाद देखा हमने कितनी बड़ी तादाद में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। पहले दिन तकरीबन 5 लाख के आसपास श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। एकाएक भीड़ इतनी ज्यादा थी कि प्रशासन को भी पसीने आ गए। हालांकि व्यवस्था को फिर चाक चौबंद कर दिया गया और जो दर्शन का वक्त है वो भी बढ़ाया गया। खुद योगी आदित्यनाथ इस पर नजर बनाए हुए थे और आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है अयोध्या का फिर दौरा कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के दर्शन वो करेंगे, हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे, पूजा पाठ करेंगे और साथ ही साथ एक अहम बैठक में उन्हें हिस्सा लेना है। चूंकि बड़ी तादाद में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते किसी भी तरह की कोई कोताही बरती जाए, किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाए। इसी को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ विचार विमर्श तो कर ही रहे हैं और आज खुद पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या। और नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, हमारे सहयोगी। नीरज, योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं और चूंकि जिस तरह से हमने पहले भी देखा कि भक्त इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जुट रहे हैं, तो वो खुद चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक ना रह जाए, इसलिए अधिकारियों से लगातार बातचीत करें और आज खुद पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद सीएम योगी पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं अयोध्या में, क्योंकि इतने ज्यादा राम भक्त उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। रोज की अगर बात करें तो करीब 3.5 लाख से ज्यादा लोग रोज वहां जा रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। आज 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अयोध्या पहुंचेंगे, क्योंकि अयोध्या इस समय विकास का एक मॉडल के तौर पर विकसित हो रहा है और विकास कार्यों की वहां समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे कि जिस तरह से लगातार 3-3.5 लाख श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। और 31 तारीख के बाद फिर वीवीआईपी जो दर्शन है वो होगा। वीवीआईपी जो तमाम मुख्यमंत्री हैं, 31 तारीख की बात करें तो 31 तारीख को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आएंगे, 1 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने पूरे कैबिनेट के साथ वहां जाकर दर्शन करेंगे, 2 तारीख को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आएंगे, 5 तारीख को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के लोग आएंगे। तो लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। तमाम वीवीआईपी और वीआईपी लोग अब दर्शन करने के लिए आतुर हैं। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री आज एक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे कि किसी तरह की किसी को कोई असुविधा ना हो। विकास कार्य सतत जिस तरह से चलता जा रहा है अयोध्या में, वो लगातार चलता रहे, क्योंकि विकास के मॉडल के तौर पर अयोध्या को अब लोग देख रहे हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री का दौरा अयोध्या में चल रहा है। हर 1-2 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां जाते हैं और देखिए और आज एक बार फिर पहुंच रहे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। और आगे बढ़ते हैं, उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। घने कोहरे की चपेट में कई राज्य आए हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी कोहरे का कोहराम बरकरार है। पंजाब में 3 दिनों तक घने कोहरे की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी इस बाबत जारी कर दिया है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। घना कोहरा सड़कों पर देखा जा रहा है और इसकी चपेट में कई राज्य हैं। जाहिर घने कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी जो है वो काफी कम रहती है और पंजाब में भी 3 दिनों तक घने कोहरे की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से अपील की जा रही है जब सड़कों पर निकलें तो अपने वाहनों की स्पीड काफी कम रखें, क्योंकि ऐसे वक्त में हादसे अक्सर होते रहते हैं। और दिल्ली एनसीआर में भी कोहरे का कोहराम लगातार बरकरार है। ठिठुरन अभी भी देखी जा रही है।
वहीं पंजाब की बात करें तो 3 दिन तक घने कोहरे की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस बीच पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी भी अगले 2 दिनों में हो सकती है। घने कोहरे की चपेट में कई राज्य देखे जा रहे हैं, यानी कि ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। नोएडा में भी कोहरे का कोहराम बरकरार है। और चंडीगढ़ से राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राकेश, क्या अपडेट है आपके पास? वहां पर किस तरह की स्थिति है? आपको बता दें कि जैसे कि मौसम सूत्रों के वाले से जो खबर आ रही है, अगले 3 से 5 दिन में कि मौसम सेम ऐसे रहने की संभावना होगी। अगर बात करें मौसम की, तो जैसे पिछले 2 दिन में मौसम साफ रहा है। कल के दिन की बात करें तो कल के दिन में लोगों ने यहाँ तक कि जैकेट वगैरह भी साफ थी, लेकिन सुबह की बात करें, सुबह से ही कोहरे की जो मार है लोगों को झेलनी पड़ रही है। और आपको बता दें कि इस कोहरे की मार है जो नौकरी पेशे को और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको झेलनी पड़ रही है, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है इसमें बुजुर्ग और नौकरी पेशे लोगों को जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ये मार अभी और कितने दिन रहेगी आगे, और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाले 3 से 5 दिन बड़े मुश्किल से गुजरेंगे। जी बिल्कुल राकेश, और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से? अगर रैन बसेरों की हम बात करते हैं, अलाव की अगर हम बात करते हैं तो रैन बसेरे जैसे की बात करें, रैन बसेरों में काफी है, पर लेकिन जैसे कि चंडीगढ़ में तादाद ज्यादा है तो काफी लोग जो है सड़कों पे सोने के लिए मजबूर है। लेकिन फिर भी सड़कों के ऊपर कुछ समाज सेवी लोग हैं, कोई कंबल देके जाता है, कोई ग्लव्स देके जाता है, कुछ ना कुछ समाज सेवी। बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। नरेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ नोएडा से। नरेंद्र, नोएडा में किस तरह की ताजा अपडेट है आपके पास, बताइए। नोएडा की बात करें तो सुबह से ही लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है और देर रात्रि घना कोहरा हो जाता है, क्योंकि जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का जो इलाका है वो कह सकते हैं कि बिल्कुल हरियाली से भरा हुआ है। और वहां पर जो लगातार जो घना कोहरा होता है उसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर भी दिखाई देता है। बीच बीच में जो ट्रैफिक पुलिस है और जो नोएडा पुलिस है वो लगातार रोडों पर उतरी रहती है, वो अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो देर रात्रि जो लोग यात्रा कर रहे हैं, जो वाहन चला रहे हैं, उनको सचेत करने के लिए बताया जाता है कि धीमी गति से आप चलें और साथ के साथ अपनी जो गाड़ी है उसकी हेडलाइट्स और पार्किंग लाइट को भी जलाकर चलें, क्योंकि पिछले कई दिनों में देखने को मिल रहा है कि जो यमुना एक्सप्रेस वे है और जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है उस पर लगातार हादसे होते नजर आ रहे हैं। कल भी एक हादसा हुआ था जिसमें 5 से 6 गाड़ियां आपस में घने कोहरे की वजह से टकरा गई थी और उसमें कुछ लोग घायल हो गए थे, उनको जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। तो इस जो जिला प्रशासन है और जो कह सकते हैं जो ट्रैफिक पुलिस है और वो बिल्कुल रोडों पे उतरी हुई है, लगातार लोगों को जागरूक करा जा रहा है। और जिस तरीके से, क्योंकि अभी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करा है, क्योंकि लगातार अभी कुछ दिनों में और घना कोहरा देखने को मिलेगा। उससे पहले सुबह सुबह जिस तरीके से शीतलहर चल रही है, लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अपने आप को बिल्कुल सिक्योर और मतलब सेफ कर कर ही बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है बारिश का। अगले 2 दिन में बारिश भी हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे जो जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी कुछ दिन पहले ही जारी किया था कि 2 से 3 दिन में दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी। परसों कह सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा में हल्का सा झरना आया था, पर जिस तरीके से बारिश आएगी और बारिश आने के बाद फिर ठंड अपने आप में एक प्रकोप, ठंड का जो प्रकोप देखने का मिल जाएगा, इसलिए जिला प्रशासन ने जो कह सकते हैं कि पूरी तैयारियां पहले से ही कर रखी हैं। रैन बसेरे से लेकर जो अलाव की व्यवस्था है वो जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह पर पॉइंट्स बनाए गए हैं, उन पर करी गई है। तो कहीं ना कहीं जो है जिला प्रशासन अलर्ट है और साथ के साथ जो जिले के लोग हैं उनको भी जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी करी गई थी कि लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को सिक्योर करके। चलिए राकेश और नरेंद्र, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जुड़ेंगे, कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम धामी। पीएम मोदी छात्रों को देंगे परीक्षा का मंत्र और राम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं से करेंगे मुलाकात। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जत्थे को रवाना करेंगे। जल विद्युत निगम के कार्यक्रम में जाएंगे सीएम धामी। तो ये सीएम धामी का कार्यक्रम है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को जब परीक्षा का मंत्र देंगे तो इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम धामी और राम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं से भी मुलाकात करेंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जत्थे को वो रवाना भी करने वाले हैं।
साथ ही साथ जल विद्युत निगम के कार्यक्रम में भी जाना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी को। सीएम धामी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से भी जुड़ते हुए नजर आएंगे, हालांकि वर्चुअली जुड़ेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से मुखातिब होंगे, उन्हें परीक्षा का मंत्र देंगे, स्ट्रेस से कैसे दूर रहा जाए, उसी कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है वो भी वर्चुअली जुड़ेंगे और साथ ही साथ उनका जल विद्युत निगम के कार्यक्रम में जाने का भी प्रोग्राम है। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देहरादून से हमारे सहयोगी हैं। अनुज, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा कार्यक्रम को लेकर के उसमें संवाद करेंगे, उस पर जुड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे जो यात्री अयोध्या जा रहे हैं उनको हरी झंडी देकर के रवाना करेंगे, जो कि भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड से जो लोग जा रहे हैं, जो पहला जत्था जा रहा है, उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी देंगे और उनको जो है हरिद्वार रेलवे स्टेशन से रवाना करेंगे। जी जी, तो आज जो है सीरीज में बहुत सारे कार्यक्रम हैं उनके अनुज, और इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया जो अयोध्या लोग जा रहे हैं उनसे भी मिलेंगे सीएम धामी। अनुज, आप तक आवाज जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संबोधित भी करते हैं, और आज कोलागढ़ स्थित एक निजी संस्थान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पे पहुंचेंगे और जो छात्र छात्राएं हैं उनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि युवा एक देश को बनाने को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि युवा इस देश का भविष्य है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सके, वो किस प्रकार से परीक्षा पास कर सके, इसको लेकर के उस पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, और कुछ इस तरह का भी जिक्र है कि अयोध्या जाने वाले जो लोग हैं उनसे भी मिलेंगे मुख्यमंत्री धामी, यानी बहुत सारे कार्यक्रम हैं उनके आज। बिल्कुल, मुख्यमंत्री हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर जो अयोध्या जाने वाले लोग हैं, जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, जो भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं, हाँ, हालांकि एक चीज और थी कि मुख्यमंत्री समेत जितनी भी पूरी कैबिनेट यहाँ के मंत्री हैं वो 2 तारीख को जाने वाले थे अयोध्या, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं आ पाया है अयोध्या से, क्योंकि अयोध्या में इतनी भीड़ है कि इस वजह से अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो मुख्यमंत्री समेत जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं वो सभी अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल अभी जो पहला जत्था अयोध्या जा रहा है, जो चाहे राजधानी देहरादून समेत हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो या पहाड़ के जो श्रद्धालु हैं वो श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। तो जो पहली रेलगाड़ी हरिद्वार रेलवे स्टेशन से अयोध्या तक चलाई जा रही है, उस रेलगाड़ी को हरी झंडी देंगे और जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात भी करेंगे। बिल्कुल अनुज, जिस तरह से आपने इससे पहले जिक्र किया था कि जो नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है परीक्षा से जुड़ा हुआ, उसमें वर्चुअली वो जुड़ेंगे सीएम धामी, तो क्या उनके साथ वहां पर और भी लोग मौजूद रहेंगे, कुछ छात्र मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की एक अपनी कार्यशैली रहती है कि वो किस प्रकार से युवाओं के बीच में जाते हैं, छात्राओं के बीच में जाते हैं, लगातार चाहे वो मातृशक्ति हो, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं, उनको इस बात को लेकर के लगातार वो बोलते भी रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो स्कूल के युवा, कई बार उनकी ऐसी तस्वीरें देखने को भी मिलती हैं मुख्यमंत्री की कि वो बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करते हुए नजर आते हैं। तो इसी की तर्ज पे आज जिस तरीके से परीक्षा कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री वहां पे मौजूद रहेंगे और वहां की जो बालक और बालिका है उनसे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को, चाहे वो मन की बात को लेकर के हो, चाहे वो परीक्षा में चर्चा को लेकर के हो, जो युवाओं को गाइडेंस देने की, क्योंकि युवा इस देश का भविष्य, ये चीज मुख्यमंत्री भी बोलते हैं और लगातार इस चीज को भी बोलते आ रहे हैं कि युवाओं को अगर सही तरीके से गाइडेंस दिया जाए, चाहे वो रोजगार मेले को लेकर के हो, जो उत्तराखंड में युवाओं के रोजगार मेले को लेकर के लगाया गया हो, या परीक्षा कार्यक्रम को लेकर के हो, तो इसे तमाम कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार करते आ रहे हैं। और अब
चूंकि मुख्यमंत्री आज संवाद में शामिल होंगे तो यहाँ की युवा के जो पहाड़ के युवा है उनको किस प्रकार से गाइडेंस मिल सके, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। तो युवाओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो मंत्र देंगे वो साझा करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री धाम में। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सीएम को ईडी का समन जो है भेजा गया है। ईडी ने समन भेजा है हेमंत सोरेन को। 10वीं बार ये समन जारी हुआ है। 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पूछताछ होगी। इससे पहले आपको बताया कि ईडी ने खत लिखा था झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और कहा था कि 29 से 31 जनवरी के बीच वो खुद ही बता दे कि उनसे पूछताछ कब हो। अगर वो पूछताछ नहीं बताएंगे तो ईडी खुद उनके घर पहुंच जाएगी पूछताछ के लिए। अल्टीमेटम दिया गया था ईडी की तरफ से। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। 10वीं बार समन भेजा गया है ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन को। 29 से 31 जनवरी के बीच अब उनसे पूछताछ होगी। चूंकि अभी तक उनकी तरफ से कोई आंसर नहीं आया है, झारखंड के सीएम को ईडी ने 10वीं बार समन भेजा है। इससे पहले इस महीने एक बार और पूछताछ हो चुकी है उनसे और एक बार फिर ईडी ने उन्हें समन जारी किया है। 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच का समय जो है वो रखा गया था। भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, ईडी ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन को समन भेजा है। हालांकि चिट्ठी लिख के साफ कर दिया था कि 29 से 31 जनवरी के बीच जो है वो खुद ही बता दे कि उनसे पूछताछ कब होगी, लेकिन उनकी तरफ से शायद जवाब नहीं मिला है। जी भावना। भावना, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो भावना सिसोदिया से एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से दर्शकों को खबर हम बता दें, 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पूछताछ होगी। ईडी के रडार पर आ चुके हैं हेमंत सोरेन और 10वीं बार उन्हें समन भेजा गया है। बार बार उनसे कहा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले उन्हें खत लिखा गया था और उनसे पूछा गया था कि वो खुद ही बता दें 29 से 31 के बीच उनसे पूछताछ कब हो सकती है। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो ईडी खुद उनके घर पहुंच जाएगी पूछताछ के लिए। इस महीने एक बार पहले भी पूछताछ हो चुकी है हेमंत सोरेन से और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि ये औपचारिक नहीं है कि हेमंत सोरेन जो है दिल्ली पहुंचे हुए थे रविवार को कानूनी सलाह लेने के लिए। हालांकि इस बाबत उनके कार्यालय की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आपको बताएं कि ईडी के रडार पर हैं हेमंत सोरेन, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है उन पर और 10वीं बार उन्हें समन भेजा गया है। उनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा है और अगर उनकी तरफ से जवाब अभी तक नहीं आता है, जो समय सीमा दी गई है ईडी की तरफ से, अगर इस बाबत वो कोई जवाब नहीं देते हैं तो ईडी कड़ी कार्रवाई करेगी और हो सकता है खुद ही उनके घर पहुंच जाए पूछताछ के लिए, जो कि इस महीने में पहले भी हो चुका है। शुरुआती दौर में 10वीं बार उन्हें समन भेजा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है जिसे लेकर ईडी के रडार पर है हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। देखना होगा कि हेमंत सोरेन की तरफ से क्या कोई जवाब आता है, क्या उन पर ईडी के चेतावनी का कोई असर होता है या फिर ईडी को खुद उनके घर पहुंचकर उनसे पूछताछ करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। छुट्टियों के बाद बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार। 267 अंकों की बढ़त के साथ शेयर मार्केट खुला है। 70,968 अंकों पर बीएसई में कारोबार की शुरुआत हो गई है। निफ्टी 50 में भी हरे रंग के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। 25 जनवरी को गिरावट के बाद बंद हुआ था बाजार। 70,700 अंकों पर बाजार बंद हुआ था। 359 अंकों की गिरावट दर्ज हुई थी। निफ्टी 50 अंकों में गिरावट के साथ बंद हुआ था। तो वीकेंड से पहले जो बाजार हमने देखा था वो गिरावट के साथ बंद हुआ था, लेकिन आज ऐसा कहा जा रहा है कि बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है। 268 अंकों की बढ़त के साथ बाजार की शुरुआत हुई है। हरे रंग के साथ कारोबार की शुरुआत देखी जा रही है। देखिए, 1 फरवरी को बजट आना है, आम बजट, और उससे पहले शेयर बाजार में इस तरह का उछाल जो है वो देखा जाता है और कुछ ऐसा ही हो रहा है। जाहिर है शेयर बाजार
में इसका असर देखा ही जाएगा, क्योंकि बजट में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे लोक लुभावन वादे भी हो सकते हैं। ऐसे में बाजार में फिलहाल तेजी देखी जा रही है। 267 अंकों की बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है और इससे पहले वीकेंड से पहले जब बाजार बंद हुआ था तो गिरावट देखी गई थी। निफ्टी में 50 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी और छुट्टियों के बाद देखिए बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार। 267 अंकों की बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है। 70,968 अंकों पर बीएसई में कारोबार की शुरुआत हुई है। तो तमाम निवेशक हैं जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें बहुत सारी उम्मीदें रहेंगी और उसी का यह असर जो है देखा जा रहा है। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे और हमें ताज़ा अपडेट दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।